नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीतिकाल का सामान्य परिचय के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इतिहास सीरीज पर चर्चा करते हुए टॉपिक नंबर 40 तक की यात्रा पूरी कर ली है, जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने पास कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे और जो भी परीक्षोपयोगी तथ्य होंगे उनको नोट करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है रीतिकाल को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने इसके पहले रीतिकाल को सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा की थी, लेकिन अब उस चर्चा को फलीभूत करने के लिए, समझने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ है और कौन-कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं और शुक्ल जी के कौन से कथन महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के बारे में उत्तर मध्यकाल पहले लिखा है, इसके बाद रीतिकाल समय निर्धारण किया है 1700 से लेकर 1900, जो कि संवत में है, और प्रकरण 1 के अंतर्गत रीतिकाल का सामान्य परिचय दिया हुआ है। लिखते हैं वो, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। ये जो पहला वाक्य है आप देख रहे हैं कि बहुत ध्यान देने वाला वाक्य है कि अब तक जो हम आदिकाल पढ़ रहे थे, रीतिकाल पढ़ रहे थे, अब रीतिकाल तक पहुंचे तो जो हिंदी काव्य था वो अब अपने पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच, यानी कि परिपक्व हो चुका था। आदिकाल में जो काव्य था थोड़ा लड़खड़ाता हुआ अभी अपनी जगह बना रहा था। बहुत सारे इतिहासकारों ने हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से माना हुआ है। वास्तविक रूप से हिंदी कविता की शुरुआत भक्ति काल से माना है। आपने इतिहास ग्रंथों में पढ़ा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यहाँ पर रीतिकाल का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। तो आपको कृपाराम के बारे में ध्यान में रखना है कि इन्होंने रस के बारे में काम किया हुआ है। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा है। रीतिकाल को हम श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे आपको इस चीज का आभास होने लगेगा। पहले बात हुई कृपाराम की, जो कि धीरे धीरे रस संबंधी ग्रंथों को लिखना शुरू किए थे। इसके बाद मोहनलाल मिश्र का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिनके एक ग्रंथ का नाम बताया गया श्रृंगार सागर। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी टीजीटी पीजीटी में या फिर आगामी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स होने वाले हैं, तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर धैर्य बनाकर सुन रहे हैं या फिर समझ रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि श्रृंगार सागर नाम का ग्रंथ मोहनलाल मिश्र ने लिखा है। आप देखेंगे आमतौर पर रीतिकाल का अध्ययन करते हुए मोहनलाल मिश्र इत्यादि का नाम बहुत कम आता है, लेकिन परीक्षाओं में इनका बड़ा ही रोल है। तो श्रृंगार सागर आप नोट कर लिए होंगे, जो कि श्रृंगार संबंधी मोहनलाल मिश्र ने लिखा था। नरहरि कवि के साथी कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभरण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे हुए हैं। हमने रीतिकाल का सही तरीके से अध्ययन करते हुए बताया था कि इसमें रस संबंधी, अलंकार संबंधी, छंद संबंधी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो यहाँ पर आपको कर्णेश कवि को ध्यान में रखना है। इन्होंने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नाम से 3 ग्रंथ लिखे हुए, और ये तीनों ग्रंथ किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये अलंकार ग्रंथ है, तो भी आप ध्यान में रख सकते हैं इन ग्रंथों के नामों से ही। कर्णाभरण मतलब कानों में जो पहनने वाला आभूषण है, यानी कि वो अलंकार है। हमारी जो महिला परीक्षार्थी हैं वो तो आराम से इसको याद कर पाएंगे, और जो भी पुरुष परीक्षार्थी हैं वो उनको देखकर याद कर सकते हैं कि कर्णाभरण मतलब कान में जो भी धारण करने वाला आभूषण है, कर्णाभरण कर्णेश ने लिखा। श्रुति भूषण, भूषण मतलब भी होता है अलंकार, ठीक है, तो जो सुनने में अच्छा लगता हो, ठीक है। इसके बाद भूप भूषण, यानी उस समय दरबारी संस्कृति थी तो राजाओं के
बारे में भी अलंकार से युक्त कुछ कविताएं लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर आपको कर्नेश कवि के ये तीनों ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मैं सर्किल बना रहा हूँ, एक के बाद एक कवि, कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्नेश, इन तीनों के ग्रंथों को जरूर ध्यान में रखिए। कृपाराम का अभी नहीं आया है, लेकिन आगे हो सकता है कि आ जाए। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। जिस केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा उनकी आलोचना करते हैं, उनकी कविता को लेकर, उनकी संवाद योजना को, लेकिन आप जब देख रहे हैं कि शास्त्रीय पद्धति पर बात की जा रही है, तो उस केशव दास की प्रशंसा भी कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि चाहे रस निरूपण की बात हो, चाहे अलंकार निरूपण की बात हो, इसमें केशव दास सर्वांग तरीके से शास्त्रीय पद्धति पर इन दोनों का निरूपण किया है। आगे लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया है। मान लीजिए ये कथन आ जाए तो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने तो ये बात नहीं कही होगी, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, जैसे वो कबीर के बारे में बार बार बोलते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि इनमें प्रखर प्रतिभा थी, ये प्रतिभाशाली थे, ये सभी बातें आपको याद आ गई होंगी जब हमने कबीर के बारे में आपको पढ़ाया था। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही केशव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया था। तो विकल्प में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह इत्यादि हो सकते हैं। तो बहुतों को लगेगा कि रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल केशव को नहीं पसंद करते थे, हो सकता है कि वो नहीं कहे होंगे, लेकिन कहा कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। तो इसको ध्यान में रखिए, लेकिन पर लगा देते हैं, लिखते हैं कि पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया ने प्राय 50 वर्ष पहले पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर हिंदी में रीति ग्रंथों की बात करें तो इसका जो अविरल और अखंडित परंपरा इसकी रही है, वो केशव की कवि प्रिया ने प्राय 50 वर्ष पीछे चला, यानी 50 साल के बाद चला, वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, जो केशव का आदर्श था उसके ऊपर नहीं। तो ये जो पहला पैराग्राफ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल का मूल्यांकन करते हुए, आपने उसमें देखा कि कितने ऐसे तथ्य थे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। आगे और भी बातें क्लियर होंगी। वो लिखते हैं कि केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। केशव के बारे में कहा जा रहा है कि काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। उनके इस मनोवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति में से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो केशव की परंपरा को जोड़ा जा रहा है, वो भामा, आचार्य भामा और आचार्य उद्भट परंपरा से जोड़ा जा रहा है। उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि केशव दास ने जो भी अलंकारों का समावेश अपनी कविताओं में किया है, वो भामा और उद्भट के पैटर्न पर किया हुआ है, जबकि उनके बाद आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ ने भी इस पर काम किया था, लेकिन उनसे क्या थी, केशव अलग थे। भामा और उद्भट के समय से अलंकार और अलंकार का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। अब आप ऐसा लग रहा है कि संस्कृत काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं कि उस समय जब अलंकार और अलंकार इस शब्द को लेकर काफी डिबेट था कि दोनों एक है या फिर अलग अलग है, और यहाँ तक कि रस, रीति आदि को भी अलंकार ही माना जाता था। हालांकि ये सभी अलग अलग संप्रदाय रहे, फिर भी एक जमाना था कि सबको अलंकार के अंदर ही समावेशित करने की कोशिश की जा रही थी। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके
सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। ये देखिए आपको ध्यान में रखना है। आपने जरूर याद किया होगा कि कवि प्रिया आचार्य केशवदास की रचना है, लेकिन कैसी रचना है? वो अलंकार प्रधान रचना है। इसमें भी अलंकारों के दो भेद किए गए, एक सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो अलंकार और अलंकार्य शब्द आया हुआ है, कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है इंटरव्यू का कि अलंकार और अलंकार्य में अंतर क्या है। अलंकार जैसा कि आप जानते हैं कि कविता की एक वर्णन पद्धति है, उसकी शोभा बढ़ाने, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। कविता क्या है में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर विस्तार से विचार किया हुआ है अलंकार को लेकर। अलंकार के माध्यम से जिसकी शोभा बढ़ाई जाती हो वो क्या है? अलंकार्य। ठीक है, जिसकी शोभा बढ़ाई जाती हो वो अलंकार्य। जैसे उदाहरण के लिए भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? ये अलंकार है। अगर मान लीजिए किसी को व्यक्ति को दिया जाता है तो जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो अलंकारी हो गया। तो ये सामान्य एक उदाहरण के तौर पर हमने बताने का प्रयास किया है। अब आप समझ गए होंगे कि अलंकार जो शोभा बढ़ाता हो, अलंकार्य जिसकी शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द हैं, इनको लेकर भारतीय काव्य शास्त्र में खूब चर्चा हुई है, विमर्श हुआ है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। अब मुझे याद आता है कि मैं जब बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था तो वहां पर ये सवाल मुझसे पूछा गया था, तो मैंने जवाब बता दिया। और जानते हैं कि जब आप बता देते हैं तो सामने वाला बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है, वो शांत रहता है कि हाँ इस बात को ये जान रहा है। और सभी सवालों का जवाब आप दे देते हैं तो कई बार आप अच्छे भी हो जाते हैं, कई बार बुरे भी हो जाते हैं कि ये तो कहीं फंसा ही नहीं। तो दोनों स्थितियां मौजूद रहती हैं। लेकिन आप अगर अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आंखों में आंख डालकर आप बात करने की हिम्मत रखते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए आंसर को दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये लाभ तो आपको मिलेगा ही। मैं और क्या बोल सकता हूँ। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पर केशव दास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हुए चंद्रालोक के बारे में पढ़ा था कि ये किसकी रचना है, कुवलयानंद के बारे में पढ़ा था कि ये किसकी रचना है। ठीक है, तो जहां पर कवि प्रिया आचार्य केशव दास ने लिखा उसका पैटर्न था भामा और उद्भट के आधार पर। लेकिन उनके बाद यानी 50 साल के लगभग बाद जो अलंकार ग्रंथ लिखे गए वो ज्यादातर चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। तो न चाहते हुए भी आप भारतीय काव्य शास्त्र यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना है, ये सभी चीजें आपके दिमाग में छपनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चीज लिखी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, इन सभी रचनाओं को आप अपने दिमाग में रखिए किसका है। कई बार आप एग्जाम में देखते हैं कि सामान्य सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो कहा गया कि रीतिकाल में अलंकार का जो निरूपण किया गया था उसके दो मार्ग दिखलाई पड़ रहे हैं। एक मार्ग तो हो गया भामा और उद्भट का, ठीक है, और दूसरा मार्ग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परवर्ती जो इन लोगों के बाद के जो आचार्य थे उनका, उनमें भी आप जयदेव, अप्पय दीक्षित, मम्मट, विश्वनाथ, इन लोगों का पैटर्न अपनाया गया। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार दैवयोग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। यानी रीतिकाल का एक और महत्वपूर्ण योगदान है कि जो भारतीय काव्य शास्त्र धीरे धीरे मिटता हुआ नजर आ रहा था उसको दोबारा से उसका उद्धार किया गया। उसको संक्षेप में ही भामा, उद्भट, जयदेव, विश्वनाथ, मम्मट,
और अन्य आचार्यों के माध्यम से संक्षेप में ही भारतीय या संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की उद्धरणी या फिर उसका संक्षिप्त रूपरेखा निर्मित किया गया, यानी दोबारा से रिवाइज किया गया। तो इससे ये सीख मिलती है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई परंपरा चली आ रही है, बीच में हो सकता है थोड़ा सा वो स्टेप थोड़ा सा उसका कम हो, ठीक है, रुक जाए, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आ सकता है कि उसका उभार भी हो सकता है। आप अपने पढ़ाई से इसको जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कभी बहुत कंटिन्यू पढ़ाई की, बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई कि आपकी पढ़ाई रुक गई, ब्रेक आ गया उसमें, लेकिन फिर से आपने एक भूखे शेर की तरह पढ़ाई करना शुरू किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी अनुभव किए भी होंगे और हर व्यक्ति के जीवन में इस तरीके से आता है। यानी कि कोई चीज स्थिर नहीं, वो हमेशा गतिशील है, बस कभी उसकी गति तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि रीति काल में जो रीति शब्द जिसको हम परंपरा के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, ये वही परंपरा है संस्कृत साहित्य शास्त्र की परंपरा। तो उसका जो निर्वहन किया जाता है, इसीलिए इसको रीति काल कहा गया। बाद में श्रृंगार रस की प्रधानता की वजह से श्रृंगार काल कहा गया, इस तरीके से कहा गया। ठीक है, आगे हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जहां तक अगर हम अलंकार निरूपण की बात करें, रस निरूपण की बात करें, तो केशवदास आ सकते हैं पहले। लेकिन अगर हम रीति ग्रंथों की, खासतौर से हिंदी में यही सवाल पूछा जाता है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किससे प्रारंभ होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है, तो आपको बताना है कि चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा वाक्य है, लेकिन आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एकदम से क्लियर कर दिया इस बात को कि अगर हम रीतिकाल का आरंभ माने तो उसमें सबसे पहले जो नाम आना चाहिए वो चिंतामणि त्रिपाठी का आना चाहिए, या फिर हम अगर हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत माने तो भी चिंतामणि त्रिपाठी का नाम आएगा। लिखते हैं वो कि उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। तो पहले तो आप अपने कलम और कॉपी को सतर्क करते हुए लिखेंगे कि काव्य विवेक, न जाने कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कवि कुल कल्पतरु, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। और काव्य प्रकाश, हम तो जानते हैं कि काव्य प्रकाश मम्मट का है, लेकिन उसी पैटर्न पर चिंतामणि त्रिपाठी ने भी काव्य प्रकाश लिखा हुआ है। ये तीनों ग्रंथ आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और सभी ध्यान रखिए कि क से शुरू हो रहे हैं, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। इसके अतिरिक्त चिंतामणि त्रिपाठी ने पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। जब एक पैटर्न शुरू हो जाता है, इसके बाद भरमार शुरू हो जाती है। जैसे अभी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, तो आप देखेंगे हर जगह प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा, हर जगह बड़ी बड़ी बातें फेंकनी शुरू हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पर जैसे रीति ग्रंथों की शुरुआत हुई, इसके बाद जो आगे के कवि थे वो भी लक्षण ग्रंथों को लिखना शुरू कर दिए। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना। हिंदी साहित्य में एक अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। इसकी चर्चा हमने रीतिकाल का अध्ययन सही तरीके से कैसे किया जाए, उसमें हमने बताया था कि रीतिकाल में कवि और आचार्य दोनों की चर्चा की जाती है, जबकि आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ आचार्य हुआ करते थे। आप कहीं नहीं पढ़े होंगे कि कवि और आचार्य भरत, कवि और आचार्य भामह, कहीं नहीं पढ़े होंगे। आचार्य भरत, आचार्य भामह। लेकिन रीतिकाल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कवि और आचार्य देव, कवि और आचार्य केशवदास, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। जैसे हिंदी की बात आई तो ये जो भेद था कवि और आचार्यों का, ये दोनों क्या हो गए, भेद मिट गया, लुप्त सा हो गया। इसका एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है,
उसका विकास नहीं हुआ। जब कवि ही आचार्य हो गए तो फिर आचार्यों का मतलब क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि जो ये भेद मिटा वो आगे के लिए अच्छा नहीं रहा। कारण ये रहा कि जिस सूक्ष्मता से आचार्य विवेचन किया करते थे उस शक्ति का विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वो पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पद्य में ही सारी चीजें उस समय लिखी जा रही थी और पद्य में तर्क वितर्क बहुत नहीं किया जा सकता, लेकिन गद्य में ये संभावना ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कवि थे वही आचार्य का भी रूप धारण कर लिए थे। आपने देखा होगा, अगर हिंदी विशुद्ध तरीके से हम बात करें तो बहुत सारे पेशेवर आलोचक हुए, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ कवि आलोचक भी हुए, जैसे जिस पर मैंने काम किया हुआ है अज्ञेय और मुक्तिबोध। वो शुरू में कवि थे, लेकिन बाद में वो आलोचक के तौर पर भी हिंदी आलोचना में अपनी जगह बनाते। तो कवि और आलोचक, कवि और आचार्य, बाद में जिस शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं आलोचक, वही पहले आचार्य नाम से जाने जाते थे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इसके बाद तो आचार्य खत्म हो गए, फिर आलोचक हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे चीजें बदल रही हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर लिखा कि जो आचार्यत्व की परंपरा का विकास होना चाहिए था वो थोड़ा सा रुक गया और लोग चंद्रालोक को ही क्या किए, उसको आधार बनाते हुए लक्षण ग्रंथ लिखते थे, फिर दोहा बनाते थे, सोरठा बनाते थे, सवैया बनाते थे, फिर उदाहरण दे देते थे। ठीक है, इसका मतलब पहले से एक फॉर्मेट तैयार हो जाता था। आप देखेंगे इसी चीज को लेकर पाश्चात्य आलोचना में एक रूपवादी आलोचना आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी चीजें बहुत कम टीचर आपको बता पाएंगे। जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तपस्या किए होंगे, वही कोरिलेट करके इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो रूपवाद आपने एक शब्द सुना होगा, आगे पाश्चात्य आलोचना में या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो चंद्रालोक को लोग आधार बनाकर अपनी रचनाएं करना शुरू किए, उदाहरण पेश करना शुरू कर दिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोट में नहीं आ सकते। मतलब कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी यानी उस परंपरा को अपनाते हुए जो सैकड़ों कवि हुए, रीतिकाल में ढेर सारे कवि हुए थे। लेकिन आचार्य शुक्ल का कहना है कि सभी को हम आचार्य नहीं मान सकते। कुछ ही हैं जो कि उस लक्षण को सही साबित करते हैं। वे वास्तव में कवि ही थे। जितने भी सैकड़ों कवि हुए वो आचार्य की कोटि में नहीं रखे जा सकते। वास्तविक रूप में वो कवि ही थे। उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो 2 ही 4 कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यूट्यूब पे जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सही मायने में वो शिक्षक हैं कि नहीं, इस चीज को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य और कवि दोनों की तुलना की हुई है कि होने के लिए तो सैकड़ों कवि हुए, लेकिन क्या सभी आचार्य हैं? उनको कवि ही माना जा सकता है। आप इसीलिए बहुत भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कौन सही में है, कौन सही में नहीं है। तो यहाँ पर भी उसी पैटर्न पर आप चीजों को देखिए कि 2-4 ही हैं जो कि आचार्यत्व के श्रेणी में आ सकते हैं। बाकी तो भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न करते हैं। काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कई बार इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लिया जाता है कि काव्य के कितने भेद हैं या फिर काव्य के रूप कितने हैं। तो आप बता सकते हैं कि श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले
व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझा जाना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। तो कह रहे हैं कि केवल रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति अपने साहित्य ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे थे और ऐसे ज्ञान को हम कच्चा ज्ञान ही समझ सकते हैं। ज्ञान दो तरीके का होता है, सच्चा और पक्का ज्ञान, कच्चा और भ्रांतिपूर्ण ज्ञान। तो रीतिकाल के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये सारी बातें कही हुई हैं और लिख रहे हैं कि यह सब लिखने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। ये नहीं कि बहुत गंभीर तरीके से बात हुई, बस यही हुआ कि पुरानी परंपरा को एक बार से रिवाइज करने की कोशिश की गई है। आगे अगर बात करें तो लिखते हैं कि केशव दास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है, यानी जब हम केशव दास पर बात कर रहे थे उसमें आपको जाना पड़ेगा। लिखते हैं कि उन्होंने सारी सामग्री कहां से ली, आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं। यानी उस समय भी कट कॉपी पेस्ट होता था और सीधे सीधे वहीं से चीजों को उठा लिए, जो कहीं कहीं अपर्याप्त है। जाहिर सी बात है कि कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, वो अपर्याप्त ही रहेगा। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। अब ये दास जी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि केशव दास हैं या फिर भिखारी दास हैं। यहाँ पर जब भी इतिहास ग्रंथ में आपको दास जी का नाम आए तो आप भिखारी दास का नाम अपने दिमाग में रखिए और उनका जो ग्रंथ है काव्य निर्णय, ठीक है। रीतिकाल में आप देखेंगे कि काव्य शब्द को जोड़ते हुए ढेर सारी रचनाएं की गई हैं, ग्रंथ लिखे गए। काव्य निर्णय भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। किसका है? भिखारी दास का। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। काव्य निर्णय, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि कैसे इस ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा होगा कि कविता का प्रतिमान क्या होना चाहिए। बाद में कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, इस तरीके से किताबें पब्लिश हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि काव्य निर्णय यानी कि सही मायने में काव्य क्या है, अलंकार के रूप में, रस के रूप में, उसको केंद्र में रखते हुए भिखारी दास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है काव्य निर्णय। आगे है कि भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है। तो ये भाविक छवि ध्यान में जरूर रखिए, ठीक है। भाविक को आप सहृदय पाठक से भी जोड़ सकते हैं, ठीक। तो भूषण ने एक नया शब्द दिया हुआ है, भाविक छवि। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाविक छवि का प्रयोग किसने किया है, तो भूषण ने किया है। ये अलंकार के रूप में है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही दूसरा या प्रवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से, बस इतना ही अंतर है। जो भूषण ने भाविक छवि का प्रयोग किया है वो देशगत के आधार पर किया हुआ है, जबकि संस्कृत साहित्य शास्त्र में भाविक का अर्थ कालगत से लगाया गया है। तो बस यही अंतर है कि वो समय के अनुसार था, और ये चूंकि भूषण को माना जाता है कि ये अंतिम हिंदू कवि हैं और जो इनके कविताओं में राष्ट्रीय चेतना दिखाई पड़ती है, तो वहीं से जोड़कर देखा गया कि जो भाविक छवि का प्रयोग इन्होंने किया है वो कहीं न कहीं देश को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। आगे अगर बात करें तो लिखते हैं कि देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। छल एक भाव का प्रयोग किया है देव ने। ये कई बार पूछा जा चुका है कि छल संचारी भाव का प्रयोग या खोज किसने किया, तो देव का नाम आता है। आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, उसमें सवाल कई बार आ चुका है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में सवाल आए हुए हैं वो कहां से आए हुए हैं। वो सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से आए हुए हैं, और हम एक ऐसे इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो कि सभी इतिहास ग्रंथों का
जनक है या फिर ऋण कहें, आधार कहें। तो छल संचारी भाव का प्रयोग किसने किया था? देव ने किया था। लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं कि यही अगर उन्होंने प्रयोग कर दिया तो कुछ लोगों को लगा कि ये नई खोज है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगड़ी से ली हैं, वैसे ही यह छल भी, सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अवहिथा में हो जाता है। तो मान लीजिए ये यहाँ से कोटेशन आ जाता है, सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अवहिथा में आ जाता है। ये किसका कथन है? तो तुरंत आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये रस तरंगड़ी किसकी रचना है? ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पदबद्ध लक्षणों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में दो बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रमादवश और का समझकर, यानी कि कहीं न कहीं कुछ लोग इंटेंशन के आधार पर किया है और कुछ लोगों ने अनजाने में कर दिया। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती। एक चीज ध्यान में रखिए कि विरोध करने के लिए मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद आपका तब हो जब आप उस विषय पर कोई नई बात कहते हैं। जैसे हम पीएचडी करते हैं तो कई बार विद्यार्थियों का कमेंट्स आता है कि सर इस टॉपिक पर तो पहले काम हो चुका होगा, अब मैं कैसे कर सकता हूं। मैं देखता हूं कि हिंदी विभागों में एक प्रचलन सा चल गया है कि हर टॉपिक को ये कहना कि इस पे तो काम हो चुका है, इस पे तुम कैसे काम कर सकते हो, इस पे तो बहुत काम हो चुका है। अगर पूछ दिया जाए कि कितना काम हुआ, 10 कामों का ही नाम बताइए, तो बोलती बंद हो जाएगी। ये कहना बहुत आसान है कि इस विषय पर बहुत काम हो चुका है। लेकिन जरूरी यह है कि जो व्यक्ति विषय लाया है, उस विषय में वो नवीन तरीके से क्या सोचता है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हिंदी विभागों में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, राज्य विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, हर जगह मैंने देखा है कि शोधार्थी के नूतन विषय को ध्यान में रखा ही नहीं जाता है, बल्कि उसको हमेशा इनकार करने की कोशिश की जाती रही है कि तुम और कोई चीज नया लेकर आओ, नए विषय को लेकर आओ। लेकिन कम से कम जो भी सुपरवाइजर, मैं भी सुपरवाइजर हूं, मेरे भी अंडर में 4 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन सभी के विषय को देखा और मैंने खुद पूछा कि इस पे आप नए तरीके से क्या सोचते हैं, और सही मायने में अगर नवीनता दिखाई पड़ी तो मैं उस विषय को आगे बढ़ा देता हूं। तो देखिए, मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं नूतन विचार पद्धति मिलती, उसमें कोई मौलिकता रहती। अतः दूसरा कारण ही ठहरता है, जो कि प्रमाद और का समझकर कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाए। तो यहां पर कुछ बिंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है। केशवदास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए। देखिए यहां पर कैसे कैसे लोग प्रभावित हुए हैं। केशवदास ने जो रूपक के भेद किए हैं, अब वो दंडी से लिए। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक, 3 भेद किए गए। अद्भुत, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधिक ताद्रुप्य रूपक का हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपक अतिशयोक्ति हो गया है। रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहां होता है जहां प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने में भी कंफ्यूजन हो रहा है। बस ध्यान में रखिए कि केशवदास ने जो भी रूपक के भेद किए हैं, केशवदास को हम अलंकारवादी आचार्य के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। हम क्या मानते हैं, मतलब ऐसा किताबों में भी लिखा गया है और परीक्षाओं में भी आता है। तो रूपक के जो उन्होंने भेद किए हैं वो सब दंडी से किए हैं, लेकिन वो भी भेद का जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत क्लियर नहीं। आगे लिखते हैं कि केशव के न तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है न उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है, पर असल बात का पता नहीं है। इसे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए। एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की जो आलोचना की है उसमें कहीं कहीं उनके आचार्यत्व को लेकर भी थोड़ा सा वो नाखुश हैं, उन्होंने जो भी पैटर्न को अपनाया हुआ है। आगे है कि भूषण का क्या। भूषण क्या, प्राय सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए।
भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है। दास कवि पर काफी खुश हैं इस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दास कौन? भिखारी दास। पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत है। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है। तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भी बातें लिख रहे हैं वो गहन अध्ययन के बाद लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन बस लग रहा है कि बस चीजों से हम परिचित हो रहे हैं। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि केशव ने यहाँ गड़बड़ी की, भूषण ने यहाँ गड़बड़ी की, शब्द शक्तियों पर अच्छा नहीं विश्लेषण रहा, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया, जिसमें कि हम सभी को वक्त लगेगा। तो पहले हम नौकरी पा जाते हैं, आप लोग पा जाते हैं, इसके बाद आगे देखा जाएगा। आगे लिखते हैं कि जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ, तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं। वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कर सकते हैं। केशव के उपरांत रीति काल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराज जसवंत सिंह का जिक्र किया गया है। उनका ग्रंथ है भाषा भूषण, जो कि कैसा ग्रंथ है? अलंकार प्रधान ग्रंथ है और इसकी रचना हुई है चंद्रालोक के आधार पर की है। चंद्रालोक जो जयदेव की रचना है, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया है। यानी नकल तो की है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रालोक में अलंकारों के बारे में चर्चा की है, शायद उस तरीके से भाषा भूषण ने नहीं किया है। तो हमें तो परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखना है कि भाषा भूषण एक अलंकार ग्रंथ है, महाराज जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। यानी जो रीति ग्रंथ लिखे गए हैं, इनको लिखने वाले लोग ज्यादातर भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अब यहाँ पर बात उभर कर आ रही है कि उनका तो उद्देश्य था कि कविता करना, लेकिन जहां भी समय मिल रहा था वो अपने आचार्यत्व को भी प्रस्तुत कर रहे थे, जो कि कमजोर दिखाई पड़ा है। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी काम यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। तो रीतिकालीन कवियों का एक बड़ा भारी कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि उन्होंने रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी संख्या न होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया हुआ है। यानी कि सर्वाधिक अगर नायिका भेद किसी काल में हुआ है तो वो रीति काल है। उसमें भी मुक्तक रचना की शुरुआत भी हिंदी में हो गई थी और किसी एक रस को लेकर, खासतौर से श्रृंगार रस को लेकर ढेर सारी रचनाएं शुरू हो गई थी। आगे लिखते हैं, रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्सिक वर्णन के लिखे गए। और आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि फला फला किस कवि ने नक्सिक वर्णन किया है। आप रीतिकाल के सभी कवियों को देखेंगे तो लगभग सभी ने प्रयास किया कि कुछ नक्सिक वर्णन भी कर दिया जाए, नायिका भेद का वर्णन करते हुए। ठीक है। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रलंब संबंधी 12 मासे भी कुछ कवियों ने लिखे हैं। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन के भिन्न भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई।
उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। वाकधारा बधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सकें, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वीक्षण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। आगे लिखते हैं कि रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण के द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे उस च्युत संस्कृत दोष का निराकरण हो जाता। ये कई बार पूछा जाता है कि चित संस्कृति दोष का मतलब क्या है, परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। ठीक है, जिसमें आप ग्राम में या फिर जो थोड़ा सा हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको चित्त संस्कृति दोष के अंतर्गत रख सकते हैं। उसका निराकरण होना चाहिए था रीतिकाल में, लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। जो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था। यानी भूषण इन सभी रीतिकालीन कवियों में अलग थे। उन्होंने जिस रस का प्रयोग किया था वो श्रृंगार रस नहीं था, वो वीर रस था। तो उन्हीं के बारे में लिखते हुए शुक्ल जी लिख रहे हैं कि उन्होंने जिस रस को लिया उसमें पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। तो भाषा को लेकर यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दुख है या फिर आलोचना वो कर रहे हैं कि तमाम लक्षण ग्रंथ लिखे गए रस के दृष्टिकोण से, अलंकार के दृष्टिकोण से, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, व्याकरण को और मजबूत बनाना चाहिए था, रीतिकालीन कवियों ने नहीं किया। इसलिए उनकी भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधि इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छा अनुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक समान साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रज भाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते हैं। बिहारी की भाषा भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवधि में हुआ, अतः रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। ठीक है, जो क्षेत्र की बात की जा रही है। अतः इस काल में काव्य की भाषा ब्रज भाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वो कहते हैं, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय, मिल संस्कृत पार रस्यो पय अति प्रकट जु होय। ब्रज मागधी मिले अमर, नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले, सठ विधि कहत बखान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन पंक्तियों को ध्यान में रखना है कि ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं, जो कि काव्य निर्णय पर में लिखी गई हैं, वहां से इसको लिया गया है। तो ये सब एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान में रखिए कि जो भिखारी दास हैं उन्होंने मिश्रित भाषा का समर्थन किया। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, देखा जा सकता है। लेकिन मिश्रित भाषा किसी भी देश के लिए, क्षेत्र के लिए कितनी जरूरी है, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो मिश्रित भाषा को लेकर यहाँ पर तमाम भाषाओं के बारे में बोला है, संस्कृत, मागधी, पारसी, ब्रज। ठीक है, आगे है कि उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। मागधी, अब वंश में आपने देखा होगा कौन कौन सी बोलियां या उपभाषाएं आती हैं। अवधि अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। तो हम अनजाने में भाषा विज्ञान का भी रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे। जवादाने के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं, आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है।
इस बात को दास जी ने स्पष्ट किया है। सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म चिंतामणि मतिराम भूषण सुजानिए लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव मानिए आलम रहीम रसखान सुंदर आदि अनेकन सुमति भय कहो लव बखानिए ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूं सो जानिए। ये जो नीचे की पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि ये किसकी पंक्ति है। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, यानी ब्रज भाषा केवल ब्रज क्षेत्र तक ही मत मानिए। इसमें सूर ने, केशव ने, मंडन बिहारी कालिदास चिंतामणि मतिराम भूषण सेनापति निवाज, ठीक है, सुखदेव, जितने भी कवि आप जानते हैं, आलम रहीम रसखान, ठीक है, जितने लोगों ने, सभी लोगों ने किस भाषा का प्रयोग किया? वो थी ब्रज भाषा। उसको लेकर एक तरीके से भिखारी दास, जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल दास जी नाम से बार बार प्रयोग कर रहे हैं, आगे चलकर श्याम सुंदर दास जी आ जाएंगे, लेकिन आप जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो दास जी एक ही व्यक्ति है, वो है भिखारी दास। उन्होंने पूरे अपने परंपरा को ही इन लाइनों में रख दिया हुआ है। और अंतिम लाइन आपको बहुत ही सहजता के साथ ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो लिखते हैं कि मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। और जो पंक्ति नीचे दी गई है, खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है। तुलसी गंग दुए भय शुभ कवियन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, यानी मिश्रित भाषा का समर्थन भिखारी दास ने अच्छे से किया हुआ। और ये पंक्ति ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, इस सीधे सादे दोहे का यह अर्थ लें कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली, उनकी समझ को क्या कहा जाए। यानी कि भिखारी दास के समझ पर ही सवाल उठा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लिखते हैं, दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ही ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक चिन्हों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। इन कवियों के बारे में ही बताया जा रहा है कि जो उन्होंने भाषाओं का प्रयोग किया है वो सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया है, न कि सिद्धांत गढ़ने के लिए। इसलिए कई बार आप देखते हैं गोल मोल जब बातें की जाती हैं तो वहां पर कहीं कहीं सौंदर्य यानी अलंकार को ध्यान में रखा जाता है, सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो कीना कर्यो शब्द का प्रयोग किए। जहां करना बोलना चाहिए था, उन्होंने कियो कीना कर्यो आदि शब्दों का प्रयोग किया है। करियो कीन यहां तक कि की तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। यानी अगर साहित्यिक भाषा के विकास के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा में एक व्याकरणबद्धता और स्थिरता होनी जरूरी है, यानी उसका एक मानक रूप होना जरूरी है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। इसीलिए जो लोग भी ब्रज भाषा यानी रीतिकाल पर थोड़ा काम करते हैं, उनको भाषा के दृष्टिकोण से बड़ी दिक्कत होती है। भक्ति काल के प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलन भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदास जी ने भी गनी, गरीब, साहब, इताती, उमरदराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों कवि लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे, जैसे आज अंग्रेजी के सुनाई देते हैं। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उमरदराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। बखत बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। तो इस प्रसंग को पढ़ते हुए मुझे एक घटना याद आ रही है। जब मैं छत्तीसगढ़ में हुआ करता था तो एक बार ट्रेन पकड़कर मैं आ रहा और ट्रेन में मुझे एक बाबा मिल गए। बाबा बहुत ही संस्कृत में शब्दों का प्रयोग कर रहे थे
और लोगों का मनोरंजन कर रहे थे अपने आसपास में जो भी बैठे थे, तमाम बड़ी-बड़ी बातों को करते हुए। तो मैं उनकी बातों को सुन रहा था और जाते-जाते मैंने उनको कहा, होली के समय में मैं शायद घर आ रहा था, तो मैंने बोला कि बाबा होली मुबारक हो। तो बाबा थोड़ा-सा भड़क गए, बोले कि बोले भी तो तुम उसमें होली की हार्दिक शुभकामनाएँ ये सब नहीं बोले, बोले होली मुबारक हो। मुबारक शब्द को लेकर वो थोड़ा-सा खिन्न हो गए। तो मैं सोचने लगा कि अब मैं तो इनको क्या बोल दिया? बोले कि नहीं मुबारक मत बोलो, मुबारक शब्द दूसरे का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा वक़्त था, कई बार हम लोग बोलते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अब रीतिकाल में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ने लगा कि कुछ भाषाओं का मिश्रण रूप दिखाई पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण तमाम दिया गया है। आगे बात करें या तो ही व्यवहारिक भाषा की बात, फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी, पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं-कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं-कहीं खुश बोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ-साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बाँध गए हैं। रसनिधिकृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे, पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी सांचे में ढाल लिया, जिसे वे खटकते क्या, सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख़याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है। तो देखिए ये जो नीचे की पंक्ति दी गई है बिहारी से रिलेटेड, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिए। हो सकता है कि बिहारी को पढ़ते हुए ये सब ना आए, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को याद करते हुए लिखा कि बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि, बिहारी को देखिए क्या उन्होंने कहा, परम उत्कृष्ट कवि कहा। कहा कि परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे, पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी सांचे में ढाल लिया है, जिससे वे खटकते क्या, सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रस भंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए। ये भी आगे बात उन्होंने कही कि भले उन्होंने फारसी पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन जो विभत्स रूप अन्य कवियों में है, वो शायद बिहारी में नहीं है, जिससे कि उनका जो रस भंग है वो नहीं होता है, विभत्सता वहाँ पर नहीं आती है। आगे लिखते हैं, पर यह यहाँ पर उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्त और सवैये ही रहे। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंदों के बारे में बात किया है, वो कवित्त हैं और सवैये हैं। कवित्त तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है और नाद सौंदर्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधों में कई जगहों पर लिखा हुआ है। ठीक है, कविता नाद सौंदर्य इस तरीके से उन्होंने लिखा। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहां तहां किया है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि वास्तव में रीतिकाल में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता हुई, लेकिन अगर हम प्रधानता के दृष्टिकोण से देखें तो श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तुरंत कह दिया। ये आप भी कह सकते थे अगर आप अच्छे से इतिहास ग्रंथ को पढ़ते, तो बहुत सारी ऐसी बातें कि आप कुछ नई बातें कह सकते हैं। तो शुक्ल जी ने ये सुझाव दिया, यही कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रृंगार काल कहें, सुझाव किसने दिया था, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसको बोल दिया। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी,
जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो कहा जा रहा है कि कवियों ने श्रृंगार रस को ही क्यों अपनाया? क्योंकि इस समय जो जनता थी, उसका भी रुझान श्रृंगार के तरफ ही था, क्योंकि ये वक्त जो कर्मण्यता और वीरता के दृष्टिकोण से जैसा आदिकाल में था, वैसा रीतिकाल में नहीं था। तो इस तरीके से हमने रीतिकाल के सामान्य परिचय को अच्छे से समझ लिया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। हमने बहुत तन्मयता के साथ आपसे बातचीत की है। जो कुछ था हमने आपके सामने एकदम से उड़ेल देने की कोशिश की, रख देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप अब किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, नैक A++ राज्य विश्वविद्यालय और बड़े प्रोफेसर को मिस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई जा सकती हैं। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए